प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है हास्य व्यंग्य कथा जामुन का पेड़। तो प्रस्तुत है पाठ का दूसरा भाग। तो माली ने दबे हुए आदमी से कहा कि तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कि कल तक फैसला हो जाएगा। अब दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देख करके कहा कि अच्छा हुआ कि यह तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा। अगर यह तना तुम्हारे कमर पर गिरता तो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी ही टूट जाती। अब दबा हुआ आदमी सुन रहा था, वह फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर उससे कहा कि तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है, यहाँ कोई तुम्हारा वारिस उत्तराधिकारी है, तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा। तो दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा कि मैं लावारिस हूँ, मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। अब माली इस बात पर खेद प्रकट करता हुआ वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। अब जवाब बहुत कड़ा था और बहुत व्यंग से भरा हुआ था। जवाब में यह लिखा हुआ था कि हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी था वह साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। अब उसने यह लिखा था कि आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं तो हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और ऐसे जामुन के पेड़ को जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। अब इस जवाब को सुन करके अब वहाँ पे जो क्लर्क थे उसमें एक मनचले क्लर्क ने कहा कि अब क्या करना चाहिए। तो इस पर अब क्या करना चाहिए, इस बात पर एक मनचले क्लर्क ने कहा कि अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। अब यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया कि अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल आएगा और आधा आदमी उधर से निकल जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। अब यह सुनकर के दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा कि मगर इस तरह से तो मैं मर जाऊंगा। तब एक क्लर्क बोला कि हाँ, यह ठीक कहता है। तो यानी सब अपनी अपनी ही बात पर लगे हुए थे, दबे हुए आदमी पर किसी का ध्यान नहीं था। अब आदमी को काटने वाली युक्ति बताने वाला जो क्लर्क था उसने जो है भरपूर विरोध करते हुए कहा कि आप जानते नहीं हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ कि अगर इस आदमी को बीच से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। अब इस बार फिर सरकारी विभाग फिर अपने काम में लग गया और इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उसके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह से टटोल कर देखा, उसके स्वास्थ्य को देखकर उसकी जांच किया, खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, नाड़ी की गति को देखा और दिल और फेफड़े की जांच करके उसने रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर यह आदमी मर जाएगा। अब इस रिपोर्ट पर फैसला भी रद्द कर दिया गया। अब रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे खिचड़ी खिलाते हुए बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कल सेक्रेटेरिएट के सारे सेक्रेटेरियों की मीटिंग होगी और उसमें उनके सामने तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा, यानी तुम्हें इस पेड़ के नीचे से निकाल दिया जाएगा। अब दबा हुआ आदमी एक आह भर करके धीरे से बोला कि ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तगाफुल यानी उपेक्षा। अब वो एक शायरी की पंक्ति बोलने लगा कि ये तो मानता हूँ कि उपेक्षा नहीं करोगे, लेकिन जब तक तुमको खबर होगी तब तक में हम खाक हो जाएंगे, यानी राख बन जाएंगे। अब यह शेर सुनते ही माली एकदम अचंभित हो गया और अचंभे से मुंह में उंगली दबा लिया और चकित भाव से बोला कि क्या तुम शायर हो? अब दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिलाकर हामी भरा। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क ने हेड क्लर्क को बताया। थोड़ी देर में सेक्रेटेरिएट में यह
अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी एक शायर है। और बस फिर हुआ ये कि लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इसकी चर्चा शहर भर में फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है, और शाम तक गली गली से शायर वहां जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटेरिएट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया, और दबे हुए आदमी के चारों ओर एकदम कवि सम्मेलन के समान वातावरण उत्पन्न हो गया। उसके चारों ओर एकदम लोग कविताएं पढ़ने लग गए। सेक्रेटेरिएट के कई क्लर्क और जो सेक्रेटरी थे, वो भी, जिनको साहित्य और कविता से लगाव था, वे भी वहीं पर रुक गए। और कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे, और कई क्लर्क तो उसको अपनी कविता पर आलोचना करने के लिए मजबूर करने लगे कि हमारी कविताएं कैसी हैं, क्या कमियां हैं। अब इस पर आलोचना करने के लिए उसे विवश करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है, तो सेक्रेटेरिएट की जो सब कमेटी थी, उस कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए इसकी फाइल का संबंध न तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, न ही हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है, बल्कि इस व्यक्ति की फाइल का संबंध सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। अब कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके इस अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से के नीचे जो दबा हुआ है, उससे छुटकारा दिलाया जाए। अब फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट में चली गई और वहां के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा जो सेक्रेटरी था, उसी समय अपनी गाड़ी पर सवार होकर सेक्रेटेरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी का वह इंटरव्यू लेने लग गया। उसने पूछा कि क्या तुम कवि हो? तो दबे हुए आदमी ने जवाब दिया, जी हाँ। फिर उससे पूछा गया कि तुम्हारा किस उपनाम से शोभित हो? तो दबे हुए व्यक्ति ने बताया कि ओस नाम से ओस उपनाम है मेरा। अब ओस सुनते ही सेक्रेटरी जोर से चीखा कि क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? अब दबे हुए जो कवि ने हामी भरते हुए हुंकार में सिर हिलाया। तो सेक्रेटरी ने उससे पूछा कि क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? तो उस कवि ने कहा, नहीं। यानी जितने भी विभाग के लोग कवि की फाइल से संबंधित थे, विभाग उसकी फाइल को आगे नहीं बढ़ा रहा था, बल्कि सरकारी कामकाज किस तरह से अपने काम को समय पर ना करके एक दूसरे पर टालता है, वही दृश्य जो है ये यहाँ पर एक के बाद एक डिपार्टमेंट से दिखाई देता रहा। तो प्रस्तुत यह अंश, आशा है आपको इतना अंश अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। व्यंग कथा का अंतिम भाग हम तीसरे भाग में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।